नमस्कार दोस्तों, आज के पेपर का हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बच्चों ने भेजे हैं कि इन क्वेश्चंस को बता दीजिए सर, इसका क्या आंसर होने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। तो देखिए, वन्य जीव के बारे में अगर बात करें, मतलब वन की भी बात कर रहा जा रहा है इसमें और जीव की भी बात की जा रही है, जिसमें पेड़ पौधे की भी बात की जा रही है और यहाँ पर जीव जंतुओं की भी बात की जा रही है। तो ये कब, अब बच्चा बच्चा जानता, वन्य जीव संरक्षण जो है 1972, इस चीज़ को याद रखिएगा। जब भी जल की बात करेगा दोस्त 1974, इसको भी याद रखिएगा। जब भी जल की बात करेगा, जल प्रदूषण के बारे में बात करेगा तो 1974। लेकिन एक चीज़ और आपको देखने को मिलती है, वो क्या है, 1986। तो जब भी 1986 देखने को मिलेगा, यहाँ पर पर्यावरण से रिलेटेड एक्ट की बात की जाती है, संरक्षण के बारे में बात की जाती है। तो पर्यावरण से रिलेटेड संरक्षण जो है वो 1986 है, ठीक है। दूसरी बात, 1974 जो है जल संरक्षण को लेकर के है, ठीक है। और 1972 जो है, यहाँ पर आप देखोगे कि आपका किस चीज़ के लिए है, वन्यजीव संरक्षण के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिएगा, मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा। चलिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है। तो यहाँ पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न बना था कि अब ये है कहाँ पर, ये भी चीज़ जान लो। तो राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, आपका उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में आपका ये उद्यान है, ठीक है। अब इस बारी जो है, इस साल पहली बार आपको देखने को मिला कि उद्यानों से भी यहाँ पर सवाल बने हैं, ठीक है। तो अब आने वाले शिफ्ट में उद्यान से भी सवाल बनेंगे। देखिए, टॉपिक ईवीएस के बहुत ब्रॉड है। अगर आप कुछ कवर करने जाएंगे तो कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, कुछ कवर करने जाएंगे कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि पेडागोजी जो है उसको आप लोग कर लो, वो आपका 75 में 75 है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से 60 भी नंबर लेकर के आ जाते हो ना, और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आराम से 55 से 60 लेकर के आओगे, आप आराम से एग्जामिनेशन पास कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप, फिर मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप ईवीएस को लेकर के पैनिक हो जाओगे, क्योंकि नए क्वेश्चंस ईवीएस में देखने को मिलते हैं, तो आपका काम खराब हो जाएगा। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में। पुराना नाम क्या है, मोतीचूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, वन्यजीव विहार, ठीक है। यहां पर देखेंगे, आम से भी प्रश्न बना है, आम की कौन सी किस्म जो है प्रकृति में बौनी होती है, ठीक है। तो देखिए, वो है आम्रपाली, ठीक है। आम्रपाली जो है वो कौन सी किस्म है, प्रकृति में बौनी होती है, आम्रपाली। और इसको दशहरी और नीलम के क्रॉस ब्रीड से, मतलब कुछ ब्रीड इसका कुछ इसका, इन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा खच्चर, जिससे ईंट वगैरह ढुलाया जाता है, कहाँ पर, चिमनी पर, चिमनी देखा होगा जहाँ ईंट बनती है, तो खच्चर इसको आपने सुना होगा। ये जो है घोड़ा, ठीक है, घोड़ा और गधा का क्रॉस ब्रीड होता है। मतलब घोड़े जैसी ताकत होगी और गधे जैसा एकदम, मान के चलो कि थकने वाला ना हो, तो ठीक है, ये याद रखिएगा, क्रॉस ब्रीड है। तो खच्चर का खचरी, आप इस तरीके से ये नहीं याद रखेंगे कि खच्चर का खचरी भी होता है, खच्चर सिंगल होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसका फीमेल वर्जन नहीं होता है। तो घोड़ा आप देखोगे, घोड़ा, घोड़ी, गधा, गधही, लेकिन खच्चर का खचरी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि घोड़ा और गधा को मिला करके एक ब्रिज बनाया जाता है जिसको बोला जाता है खच्चर, ठीक है। और इसको 24 घंटे आप ईंटा ढोलो, इसको थकान नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से क्रॉस ब्रीड से बनाया जाता है आम्रपाली, दशहरी और नीलम के क्रॉस ब्रीड से। और आम्रपाली जो होता है बौनी किस्म की फसल है, आम है, इस चीज़ को याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। और इसकी वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे तो मैग्नीफेरा इंडिका इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम वगैरह याद कर लेना, ये बार बार पूछा जाता। आम जो है वो आपको पता है बहुत राष्ट्रीय फल है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। और मैग्नीफेरा इंडिका याद रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। पैंथरा टाइग्रिस जो है राष्ट्रीय पशु है, वो उसका नाम है टाइगर का, पैंथरा टाइग्रिस, वो उसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये वैज्ञानिक नाम कुछ पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है। अभी पेडागोजी के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मज़ा आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, मज़ा आएगा, देखिएगा और मज़ा आएगा। देखिए, पर्यावरण थीम की बात अगर हम करते हैं तो थीम देखिए, कब से कब तक, किस क्लास से किस क्लास के बीच में है प्राथमिक स्तर पर। तो याद रखिएगा 3 से लेकर के क्लास 5 तक का सवाल बन सकता है, घुमाने वाले क्वेश्चन मिलते हैं आपको। अब थीम कौन कौन से हैं, मैंने आपको कई बार याद कराया है, आज फिर याद करा देता हूँ, ठीक है। थीम कितने हैं, 6 है, और उप थीम कितने हैं, 4 है। पहला थीम है परिवार और मित्र, ठीक है, परिवार व मित्र, ये थीम हो गया पहला। दूसरा कौन सा है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, परिवार और मित्र के बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका आवास। कहाँ पर रहेंगे, आवास में, घर वर में तो रहेंगे। फिर यहाँ पर भोजन करेंगे बैठ करके, फिर पानी पिएंगे, फिर ठीक है, फिर यात्रा करने जाएंगे। फिर क्या करेंगे यात्रा में, जो बनाते हैं, जो करते हैं, ठीक है,
जो बनाते हैं, जो करते हैं। क्योंकि यार यात्रा करोगे तभी तो 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करके आओगे। तो यात्रा करके जाओगे, बाइक लेकर के जाओगे ऑफ़िस, तो यात्रा कर दी आपने, और ऑफ़िस में जाके कुछ बनाओगे, कुछ बेचोगे, ये सारी चीज़ें करोगे। फिर आओगे घर पे, भोजन करोगे, फिर पानी पियोगे। कहाँ पर आओगे? घर पे, मतलब आवास पे। परिवार भी होगा आवास पे, तो ये थीम है। अब थीम के अलावा उप थीम होता है, किसके अंतर्गत होता है? ये होता है आपके परिवार व मित्र के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अध्ययन का थीम कौन सा है। तो यहाँ पर जल तो आपका दिख रहा है, मौसम नहीं दिख रहा है, सामग्री नहीं दिख रहा है, जानवर। तो जानवर आपका यहाँ पर थीम नहीं है, वो है उप थीम। तो परिवार और मित्र में देखोगे कि क्या है, एक संबंध देखने को मिल रहा है। परिवार और मित्र दोनों, परिवार और मित्र दोनों के बीच में एक संबंध अच्छा होना चाहिए। जैसे आपका, आप परिवार को भी मानो और मित्र को भी मानो, क्योंकि परिवार को नहीं मानोगे तो परिवार नाराज, मित्र को नहीं मानोगे तो मित्र नाराज। तो दोनों के बीच में एक संबंध अच्छा होना चाहिए। ठीक है, दोनों के लिए अगर कार्य करोगे तो दोनों खुश रहेंगे। अगर मम्मी का काम कर दोगे तो मम्मी खुश, दोस्त का काम कर दोगे तो दोस्त खुश। तो संबंध दोनों का होता है, दोनों के काम करने पड़ते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे पादप मतलब पौधे, घर के बालकनी में पौधे भी होते हैं, और कहीं ना कहीं घर में कुत्ता भी होता है। ठीक है, या फिर गाय भी पाली जाती है। तो पादप और जानवर, ये आपके उपथीम हो गया। तो चीज़ें समझ में आई। परिवार है, घर में रहता है, भोजन पानी चाहिए, यात्रा करने जाता है, क्यों? क्योंकि कुछ बनाता है, जो चीज़ चाहता है करता है। ठीक है, उपथीम की बात करें, परिवार और मित्र में कहीं ना कहीं एक संबंध है, आपको संबंध बनाना पड़ेगा, दोनों के लिए काम करना पड़ेगा। तो संबंध, काम, फिर कहीं ना कहीं घर में एक पौधा होगा मतलब पौधा, फिर जानवर होगा मतलब जानवर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जानवर को मवेशी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। ठीक है, ये प्रश्न बनता है और बार बार बनता है, हर शिफ्ट में बनता है। आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्या है, उपथीम है। चलिए, यहाँ पर जनजाति से भी सवाल बना है कि भारत में जारवा और ओंग जनजाति कहाँ पर पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, ये जो पाई जाती है अंडमान और निकोबार में। और अंडमान, तो यहाँ पर आप देखोगे जनजाति से रिलेटेड अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपका राइट आंसर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है कहाँ पर? आपको मैंने ये भी चीज़ बताई है कि ये है आपका बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी। ये है आपका अरब सागर। इधर आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु, फिर यहाँ पर देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश, ऊपर देखने को मिलेगा उड़ीसा, ऊपर देखने को मिलेगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, इधर आपको देखने को मिलेगा केरल, फिर ऊपर कर्नाटक, फिर ऊपर देखने को मिलेगा आपका मुंबई, गोवा फिर मुंबई, फिर ऊपर देखने को मिलेगा गुजरात। ठीक है, गुजरात के पास आप देखोगे मोदी जी दबा करके रख देते हैं किसी को, तो यहाँ पर गुजरात के नीचे आपका दमन दीव देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पर फ़ैन नहीं हूँ किसी का, बट मैं एक याद कराने का टेक्निक बताता हूँ कि दमन और दीव यहाँ पर है। ठीक है, इस चीज़ को, माहे केरल के पास है, जो यूनियन टेरिटरीज होती है ना, माहे, यहाँ पर केरल के पास है माहे। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, पुद्दुचेरी किधर है? पुद्दुचेरी यहाँ पर है, पुद्दुचेरी। ठीक है, पुद्दुचेरी, और इधर है आपका क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो पुद्दुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर कहीं आपको अरब सागर में लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। बस एक बार आप दिमाग में डालो कि जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैप पर भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा इस चीज़ को देख लो। मैप पर मैं बाद में बता दूंगा, बता तो रखा ही है मैप पर। ठीक है, तो बस इतना है कि आप इस चीज़ को याद रखो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने हैं। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे बच्चे देखते भी नहीं है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका राइट आंसर होगा। सेंटिलियन जनजाति भी है आपका यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, गौड़ जनजाति बहुत ज़्यादा है आपके इंडिया में, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, उत्तरी मैदानों में, उत्तर भारत के स्टेट्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं गौड़ जनजाति, इसको भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें, हार्वर्ड गार्डनर से प्रश्न बनता है। मैंने आपको पहले भी बोला है, पियाजे है, कोहलबर्ग है, बाइगोत्स्की, इनसे 10 से 12 प्रश्न बनते हैं। अब मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो आपको क्या कर सकता है, लेकिन प्रश्न तो बनते हैं। गार्डनर से प्रश्न बनते हैं, चॉम्स्की से प्रश्न बनते हैं, क्रेशमर से कभी कभी प्रश्न बनते हैं, जो उसकी सेकंड एलईडी के बारे में बात करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हार्वर्ड गार्डनर से जो सवाल बना है उसका राइट आंसर क्या होने वाला है, और कितने तरीके की बुद्धि के बारे में इन्होंने बात करी है, वो प्रश्न बनता है। बहुत आसान मैं तरीके से बता दूंगा, पहले भी बता रखा है। बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की। ठीक है, 12 प्रकार की बुद्धि की बात नहीं करी है उन्होंने, 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात करी है, अभी याद करवा दूंगा। सृजनात्मकता के बारे में तो ये बात करते ही नहीं है। बुद्धिमत्ता की एकल संरचना के बारे में कभी बात नहीं करते, क्योंकि ये बहु बुद्धि के बारे में बात करते हैं कि बुद्धि जो है बहुत तरीके की है, बहु मतलब कि एक से ज़्यादा। ठीक है, मतलब कि 8 तरीके की। ठीक है, तो ये तो 3 ऐसे ही गलत हो गया, तो आंसर नंबर फर्स्ट समझ में भी नहीं आएगा आपको कि समालोचना क्या होता है, परंपरागत सोच क्या होता है, विशिष्टता क्या होता है। बट राइट आंसर तो यही है ना, क्योंकि 3 तो गलत हो गए, और यहाँ पर कहीं निगेटिव आपको टैग वर्ड भी नहीं दिख रहा है कि निगेटिव हो। ठीक है, परंपरागत सोच की समालोचना की। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये तो अच्छा है। अब 8 की बात करें, 8 बुद्धि कौन कौन सी बताई, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, नाच गाना। ठीक है, तो नाच, बच्चे ने बोला था कि नाचने से रिलेटेड कोई सवाल नहीं, स्पार्शियल बुद्धि से सवाल बना था, स्पार्शियल बुद्धि से सवाल बना था। ठीक है, चलो मैं बता दूंगा स्पार्शियल बुद्धि कौन सा है। नाच गाना हो गया,
एक होता है नाचने का मतलब क्या होता है, गतिज। नाचने का मतलब होता है गतिज, और गाने का मतलब होता है संगीतमय। तो 2 बुद्धि हो गई। तीसरी और चौथी देख लो। एक होता है अंतर व्यक्तित्व, एक होता है अंतः व्यक्तित्व। तो अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब दूसरे के अंदर घुस जाना। मतलब कि क्या होता है, दूसरों की भाषा को जानना, दूसरे के बारे में जानना, दूसरा क्या करता है, क्या उसको चाहिए, वो सारी चीज़ें जानना। ठीक है, तो ये होता है आपका अंतर। मतलब कि अंतर मतलब कि तुम्हारे अंदर भी हमारे अंदर। ठीक है, तो अंतर से अंदर याद रख लेना, मतलब दूसरे के अंदर जाना। अंतः मतलब खुद के अंदर। ठीक है, तो अंतः मतलब खुद के अंदर। तो 4 चीज़ें याद हो गई, गतिज हो गई, नाचना, गाना, संगीत में, अंतर और अंतः। ठीक है, पांचवी चीज़ की बात करेंगे, गणित की भाषा होती है। गणित की एक भाषा होती है। मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे कि बचपन में क्या होता है कि आप अपना नाम लिखते हो, कोई इंग्लिश में नाम लिखता है, कोई अपने भाषा में, कोई उल्टा सीधा कहता है कि देखो मैंने अपने मैथ में नाम लिख दिया। तो गणित की एक भाषा होती है। ठीक है, तो एक हो गई गणितीय भाषा, एक हो गई भाषाई, जो कि अच्छे से बोल पाता है, अच्छे से चीज़ों को समझा पाता है। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं भाषाई बुद्धि, जैसे कवि वगैरह हो गए। और गणितीय बुद्धि में स्पार्शियल बुद्धि आ जाती है। ठीक है, जैसे कि खेत देखोगे ना, नया नया खरीदोगे तो आपको लगेगा यार बहुत छोटा है, लेकिन घर बनने के बाद बहुत अच्छा बड़ा सा लगने लगता है। तो जो इंजीनियर्स होंगे, या फिर आप हो, या फिर पुराने बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों को लगता है कि यार बेटा अभी छोटा दिख रहा है, आपको जब बनेगा ना तो आप देखना कितना बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो वो स्पार्शियल बुद्धि होती है, जो कम में ही ज़्यादा को देखने की कैपेसिटी होती है। मतलब एक्सप्लेन करने की, या फिर कहने की थिंकिंग करने की, रीजनिंग एबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं स्पार्शियल बुद्धि में। तो गतिक बुद्धि संगीत में, नाचना गाना, अंतः अंतर, अंतर दूसरे के अंदर, अंतः खुद के अंदर। गणित की बात करें तो गणित की एक भाषा होती है गणितीय और भाषाई। और एक हो जाता है प्रकृति का स्थान। तो प्रकृति का स्थान आपको पता ही है। तो प्रकृति मतलब कि प्रकृति का स्थान 7वां और स्थानिक भाषा 8वां। तो 8 बुद्धि मैंने आपको समझा दिया, और चीज़ें आपको याद भी हो गई होंगी। आई होप आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रकृति मतलब कि आप जानते हो प्राकृतिक चीज़ों को जानना, स्थानिक मतलब स्थानीय चीज़ों को जानना। ठीक है, प्रकृति में आप मान के चलो कि काले बादल दिखे तो आपको पता है कैसी बरसात होगी, पीले बादल दिखे तो कैसी बरसात होगी। ठीक है ना, हवा साए साए चल रही है तो कैसी बरसात होगी। जैसे अभी अभी जो ठंड का माहौल है, अब बड़े बुजुर्ग क्या कहने वाले हैं कि बेटा देख लेना, अभी इसी ठंडी में लोगों को ठंडी लगती है, लोग जैकेट निकाल देते हैं और कहीं ना कहीं ढिलाई बरत देते हैं और ठंडा मार देता है। तो वो प्रकृति को जानते हैं। लेकिन स्थानिक बुद्धि वाले क्या होगा कि बेटा अब लू चलने वाली है, थोड़ा सा घर से बाहर निकलना बंद करो, क्योंकि अब लूह का मौसम है। क्योंकि लूह तो पूरे इंडिया में चलती नहीं है, कहीं कहीं पर लूह चलती है। तो स्थानिक बुद्धि के बारे में स्थानीय लोगों को पता होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें हैं। 8 बुद्धि के बारे में बात करी गार्डनर ने, आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए, गिलहरी से भी यहाँ पर सवाल बना था कि घड़ियाली गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य। तो देखिए, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, आप क्या क्या पढ़ लोगे। अब घड़ियाली गिलहरी या गिलहरी वन्यजीव या फिर घेरू गिलहरी के बारे में पूछ दे तो ये किसको पता है। सबको तो ये पता है ना कि एक सिंग वाले गेंडे के बारे में सवाल बन जाता है, जो कि है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। ठीक है, फिर दूसरी बात करें कि गिर राष्ट्रीय उद्यान से पूछ सकता है, जो कि आपका गुजरात में है, जो बब्बर शेर के लिए फेमस है। ठीक है, ये सब बन सकता है। लेकिन ये घड़ियाली गिलहरी के बारे में बन गया, बट कोई बात नहीं, ये कहाँ पर है, तो ये आपका तमिलनाडु में है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु में है, इसको याद रखिएगा। इससे ज़्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। चलिए, एनईपी से सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। तो देखिए, एनईपी से भी सवाल बनते हैं। एनईपी जो है 29 जुलाई को यहाँ पर लागू हुआ था। ठीक है, 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ था। इससे पहले भी आप एनईपी की बात करें तो 1968 में लागू हुआ, 1986 में लागू हुआ, उसके बाद 2020 में लागू हुआ। 1968 में आपको त्रिभाषा सूत्रीय भाषा के बारे में बात करी गई, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि किस में बात करी गई, तो 1968 वाले में। 1986 वाले में आईटी के बारे में बात करी गई, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी के बारे में, जो कि यहाँ पर मान के चलो कि आपको पता है राजीव गांधी जी ने क्या किया था, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाए थे, कंप्यूटर लेकर के चले आए थे। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय एनवीएस के बारे में भी इसी में बात करी गई थी, ये भी याद रखिएगा। इसका संशोधन जो किया गया था 1992 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 2020 में आपको 29 जुलाई को ये लागू कर दिया गया। उसके बाद आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें लोग नहीं मानते हैं, तो क्या करना पड़ा, एक निपुण भारत लाना पड़ा, जिससे कि 3 साल तक के बच्चों को 3 क्लास तक के बच्चों को यहाँ पर बेसिक चीज़ें सिखाई गई। FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसी के अंदर आता है आपका निपुण भारत। निपुण भारत के अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं। तो FLN के अंदर आती हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब कि फाउंडेशन मतलब क्या होता है, बेसिक चीज़ें, लिटरेसी मतलब कि पढ़ना, न्यूमेरिक मतलब कि अंकों का ज्ञान। ठीक है, और इसी के अंदर निपुण भारत की यहाँ पर कहीं ना कहीं एक स्थापना कर दी गई, लागू कर दिया गया, और ये कब, 5 जुलाई 2021 को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब दूसरी बात करते हैं, निपुण भारत में यहाँ पर क्लास 3 तक की बात की गई है।
यानी कि 3 से लेकर के 9 साल तक के बच्चों को यहाँ पर सिखाने की बात की गई है। 3 साल का बच्चा जब जाएगा यहाँ पर एलकेजी में जाएगा, नर्सरी में जाएगा, एलकेजी में जाएगा, यूकेजी में जाएगा। अब बेसिक बहुत डिटेल में बात करने लगूँ तो यहाँ पर देखोगे एनईपी का ये फॉर्मेट है, जिसमें यहाँ पर देखोगे 3 साल तक के लिए प्री प्राइमरी है और 2 साल तक के लिए क्लास 1 और क्लास 2। तीसरी की बात करें तो यहाँ पर 2 से लेकर के 5 क्लास तक, फिर यहाँ पर 8 क्लास तक। ठीक है, इसको फाउंडेशनल कहते हैं, याद रखिएगा, इसको फाउंडेशनल कहीं ना कहा जाता है। ठीक है, बेसिक कहा जाता है, जहाँ पर फाउंडेशन क्रिएट करा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो क्लास 5 तक की बात की जाएगी, 8 तक की है, 12 तक की बात की जाएगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अब एज की बात कर लेते हैं। तो क्लास 3 साल से यहाँ पर स्टार्ट करता है बच्चा, फिर उसके बाद कहाँ तक जाता है, 8 साल तक जाता है, जो कि अब क्लास कहीं ना कहीं देखोगे तो 8 साल का हो जाएगा तो दूसरे क्लास में जाएगा, 9 क्लास में तीसरे क्लास तक ऑलमोस्ट चला जाता है। इसलिए 3 से लेकर 9 साल तक के बच्चों को क्या किया गया है यहाँ पर, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि सीखना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें, नंबर सिखाना इंपॉर्टेंट समझा गया है। ठीक है, तो निपुण भारत से रिलेटेड ये था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है आकलन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रटने पर बल नहीं देना है, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना है। तो केवल आ गया तो गलत हो गया, केवल विषय वस्तु के लिए ही थोड़ी ना प्रोत्साहित। मान लो कि केवल जो क्वेश्चंस पूछे गए उन्हीं क्वेश्चंस को करा दो फिर चला जाओ, तो अब क्या सीखोगे यार, कुछ नहीं सीखोगे। क्वेश्चंस को टैकल करना सीखना है। जैसे देखिए बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं लेकिन रिव्यू देख करके जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो कम से कम रिव्यू में भी तो कुछ चीज़ें सीख लो, इसलिए मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, विषय वस्तु को देख करके नहीं जाना, बस सभी विद्यार्थियों के लिए उनके सीखने और विकास में अनुकूल करना विद्यार्थियों के वर्ष के ठीक है, गलत हो गया, सिंपल सी बात है। एक बच्चे ने बोला कि सर क्वेश्चन तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस हिसाब से क्वेश्चन पढ़ना है लेकिन सरसरी निगाहों से पढ़ना है और ऑप्शन को देख करके, अगर आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन को और ढंग से पढ़ना है। ठीक है, सरसरी निगाहों से नई शिक्षा नीति आकलन, बात खत्म हो गई। क्या निहित है, आप ऑप्शन पढ़ोगे, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। आप मैराथन की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। सभी विद्यार्थियों के लिए उनके सीखने और विकास अनुकूल। ठीक है, आपको सीखना है, आपको आपके हिसाब से सिखाया जाएगा, आपका विकास, आपका ग्रोथ कैसे होगा वो आपके हिसाब से आपको सिखाया जाएगा, तो परेशान होने वाली बात ही नहीं है। वर्ष के अंत में परीक्षाएं करा देने से कुछ होता थोड़ी है। ठीक है, चलिए, समावेशी शिक्षा से सवाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। निम्न में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेशन की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। केवल मानक और एक तरह की भाषा का प्रयोग करना, तो केवल एक तरह का भाषा, जैसे कि स्कूलों में क्या होता है, प्राइवेट स्कूलों में एक तरीके की भाषा ही बोली जाती है, इंग्लिश नहीं बोलोगे तो फाइन लगा दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं करना भाई, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। कुछ जाति समूह के प्रति पूर्वाग्रह रखना, कि जैसे किसी जाति के बच्चे को बोलना कि ये तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना, इनको क्या सिखाना, छोड़ो जाने दो, इनसे तो बात ही करना बेकार है, इनको जैसे पढ़ना पढ़ें अपना खुद से, ये सारी चीज़ें गलत है। शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई उपेक्षा नहीं है। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करती है। ठीक है, तो अब देखोगे विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती। देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए कोई ऐसा बच्चा है, ऐसे बच्चे जो कि पढ़ नहीं पाए, जिनके माँ बाप पढ़ाई नहीं करा हुआ है उन लोगों ने, और वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उनको शिक्षा की एक आवश्यकता है। तो उनसे क्या मतलब, उनको जब सीखना है तो हम कहेंगे कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे उम्मीद ही नहीं है। जैसे बहुत सारे टीचर बोलते हैं तुम तो नालायक हो, तुमसे तो उम्मीद कर ही नहीं सकते कि तुम बताओगे, बट खड़ा हो जाओ, बताओ क्या होगा इसका आंसर। बच्चा नहीं बता, देखा मैंने बोला था ना तुम नहीं कर पाओगे, तुम बता ही नहीं पाओगे, तुम्हारा मन ध्यान है ही नहीं पढ़ाई पर, तुम्हारा ध्यान तो है खेलने पर। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करना है, उनकी अपेक्षा नहीं करनी है। ठीक है, याद रखिएगा। शिक्षा संस्कृत उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना है। ठीक है, उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का मतलब कि टीचिंग मेथड का उपयोग करना है सांस्कृतिक रूप से, मतलब कि जिस बच्चे को जिस तरीके से चीज़ें समझ में आती है उस चीज़ के बारे में उसको बताना है। जिस किसी को दिवाली पसंद है, होली पसंद है, तो उसके एग्जाम्पल से लेकर के उसको चीज़ों को सिखाने की कोशिश करो उसके हिसाब से। अब किसी को दिवाली और होली से नफरत है और उससे उस चीज़ के बारे में बात करोगे तो फिर वो तो सीखेगा ही नहीं। ठीक है, नफरत तो खैर नहीं होना चाहिए, बट फिर भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़, जैसे कि पटाखे फोड़ने से दिक्कत हो जाती है दिवाली में, कि दिवाली में लोग पटाखे फोड़ के पॉल्यूशन कर देते हैं, होली में नालियों में ढकेल देते हैं लोगों को, गोबर से होली खेलते हैं, दिक्कत होती है बहुत सारे लोगों को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत का नहीं देखना है हमें, यहाँ पर जो बच्चा जिस तरीके से सीखना चाहता है उस चीज़ों को उस तरीके से ही सिखाने की कोशिश करनी है। बच्चा तभी सीखता है, करके सीखता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखोगे खेल खेल में सीखता है, अवलोकन करके सीखता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर कि लेव वाइगोत्स्की सवाल बना है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वह तर्क देते हैं कि बच्चों को सीखना संदर्भ है। तो देखिए वाइगोत्स्की संबंधित किससे हैं, सामाजिक संस्कृति, इससे ज़्यादा बात क्या कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी देख लीजिए, थोड़ा बहुत समझ लीजिए। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा, बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं नहीं देखते हैं, आप देख लीजिए हो तो कुछ चीज़ें और समझ के जाओ आप। देखिए पियाजे से प्रश्न तो बनता है, पियाजे के बारे में हम बात करेंगे अब, ठीक है, कभी और।
ठीक है। कोहलबर्ग से भी नैतिकता के बारे में बात करी जाती है। पियाजे संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में बताते हैं, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताते हैं। पियाजे नैतिकता के बारे में बात करते हैं। पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। पियाजे की एक बारे में आपको पता है, समायोजन और आत्मसातकरण के बारे में आप लोग इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं, आत्मसातकरण के बारे में। तो देखिए समायोजन क्या होता है, एक पुरानी स्कीमा है, मतलब पुरानी धारणा है। जैसे कि आप सीटेट है, आपके पास सीटेट है, आपने यूपी टेट पास कर ली, ये क्या हो गया आपका, ये आपका समायोजन हो गया, ठीक है। लेकिन आप सीटेट है, ठीक है, सीटेट है और सीटेट अभी आपने पास नहीं करी, लेकिन सीटेट को आप पकड़ के रखे हो। अब सीटेट के अंदर ही इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश करो। जैसे सीटेट एक बारी पास कर ली, दूसरी बार फिर सीटेट ही पास कर रहे हो, तो उसको आत्मसातकरण, स्कोर को बूस्ट करने के लिए उसको बोलते हैं आत्मसातकरण। मतलब कि जो चीज़ है उसी चीज़ में नई नई चीज़ों को जोड़ना, उसको बोलते हैं आत्मसातकरण। और जो चीज़ है उसके अलावा कोई चीज़ क्रिएट करना, उसको बोलते हैं समायोजन। और जहाँ पर भी संशोधन की बात आ जाएगी, अपने पुराने ज्ञान में संशोधन कर रहा है, स्कीमा में संशोधन कर रहा है, उसको भी संशोधन से समायोजन याद कर लेना। तो संशोधन से समायोजन याद कर लेना, बाकी नई स्कीमा को जोड़ना उसको बोलते हैं समायोजन, और संशोधन को भी समायोजन। बाकी पुरानी स्कीमा में चीज़ों को जोड़ देना, संशोधन नहीं सिर्फ जोड़ना, उसको आत्मसातकरण कहते हैं। यही एक बेसिक चीज़ है। पियाजे से रिलेटेड बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, मत होना इसमें कन्फ्यूज़। तो यहाँ पर देखिए वाइगोत्स्की जेडपीडी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एडमिट कार्ड लेकर के खड़े हो, यहाँ पर आपका सीटेट का मार्कशीट है, ये मार्कशीट है, ये एडमिट कार्ड है। तो कुछ चीज़ें आप जानते हो और कुछ चीज़ें टीचर आपको सिखा देता है। तो जो कुछ चीज़ें आप जानते हो और कुछ चीज़ें टीचर आपको सिखाता है, इस क्षेत्र को जेडपीडी कहा जाता है, ठीक है। और जो टीचर सहयोग दे रहा है उसको पाड़ कहा जाता है, ठीक है। वाइगोत्स्की किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं भाषा इंपॉर्टेंट है बच्चों के सीखने के लिए, ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप एडमिट कार्ड लेकर के हाथ में खड़े हो, आप मार्कशीट आप देखना चाहते हो कि आपका मार्कशीट आपको हाथ में आता है कि नहीं। तो आप तैयारी करोगे, परीक्षा पास करोगे, तो कुछ चीज़ें आप तो पहले से जानते हो दोस्त, कुछ चीज़ें आप तो पहले से यहाँ पर जानते हो, लेकिन कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर क्या करेगी, पड़ेगी। तो टीचर यहाँ पर क्या करेगा, आपको सिखाएगा। तो कुछ चीज़ें आप जानते हो, कुछ चीज़ें टीचर सिखाएगा। इसी क्षेत्र को बोला जाता है जेडपीडी। टीचर का जो सिखाने का कॉन्सेप्ट है, जैसे इशारे, संकेत, किसी भी तरीके से सिखाया जा सकता है, उसको बोला जाता है पाड़ स्कैफोल्डिंग। और इसको सिखाने वाला कोई भी सिखा सकता है, जिसको ज़्यादा नॉलेज है वो आपको सिखा सकता है, और सीख लेना चाहिए, खैर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, जैसे हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं, ठीक है। तो वो तो पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, और बाकी पेडागोजी में बहुभाषावाद या फिर चौमस्की से भाषा अधिग्रहण के बारे में सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो भाषा अधिग्रहण जहाँ आएगा चौमस्की, इस चीज़ को याद रखिएगा। बहुबुद्धि आपका कौन आ जाएगा, हार्वर्ड गार्डेनर। भाषा सिर्फ आ जाएगा तो लेव वाइगोत्स्की। देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बस एक बार आप 2 बार 3 बार पढ़ोगे ना तो फिर मज़ा आने लगेगा, कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा आपका। आपको लगेगा कि नौकरी तो अब रखी है, लेकिन डरोगे तो फिर डरते रहोगे, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। देखिए पहले जो बन गया ना बन गया, लेकिन आज के टाइम पे गला काट प्रतियोगिता है, जिसको बोलते हैं कि मारो या मरो, ठीक है। आप समझते रहो ना, यही वाला कंडीशन है आज के टाइम पे। या तो आपको मेहनत करना पड़ेगा या तो छोड़ना पड़ेगा। बीच में आप सोचोगे कि पेपर दे के देखते हैं हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है दोस्त, वो ज़माना गया। समय के साथ बदलिए और अपने जीवन को एंजॉय कीजिए।